सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में पढ़ना चाहेंगे जो कुछ अलग तरह का बीमारी है और यह आजकल बढ़ रहा है। जो बड़े लोग रहते हैं ना, एडोलसेंट के एज में, युवा लोगों को ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और लेकिन इसका डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है। और आयुर्वेद वालों को तो ये बीमारी शायद मालूम भी नहीं है कि इसका कैसे डायग्नोसिस करना चाहिए, किस तरह से इसके बारे में सोचना चाहिए, ये क्यों होता है। ये सब हमें जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल नए नए व्याधियां आ रही है जिसको हम लोग आयुर्वेद में अनुक्त व्याधि बोलते हैं। अनुक्त व्याधियों के बारे में अगर पता नहीं होगा और हम लोग चिकित्सा करने डायरेक्ट चले जाएंगे तो हम वहां पे आमवत है, आमवत जैसा सिम्टम है या क्या है, उसको हम लोग अपने मन से कुछ भी करने लगेंगे तो और ज्यादा रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता हूँ। स्क्रीन पे दिखाने से फिर क्या होगा, आप लोग को समझ आएगा कि मैं क्या बात बता रहा हूँ। और मैंने कुछ हैरिसन की बुक से कुछ ये लिया है, सपोर्ट लिया है, कुछ अपना सर का जो मैंने लेक्चर से सीखा है वो लिया है। इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को जो अपने सर का नॉलेज और जो एक्सपीरियंस है हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। तो ये एक रिएक्टिव अर्थराइटिस या राइटर्स सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीजेस ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि इंफ्लेमेटरी कंडीशंस आती हैं जिसमें जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मेल फीमेल यूरेथ्रा का इन्वॉल्वमेंट होता है, आईज का रहता है, स्किन में लीजन्स या सोर्स हो जाते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ नेल्स में है या म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, वहां पे लीजन्स ऐसे जख्म जख्म जैसे हो जाते हैं। तो मॉडर्न साइंस में तो इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चल पाया, अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये क्यों होता है। ये ज्यादातर पुरुषों को होता है जिनका 40 इयर्स क्रॉस हो गया है, उनको ये ज्यादा होता है। और ये ऐसा रिसर्च हो रहा है, क्लैमेडिया नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी पे इन्फेक्शन होता है, इसलिए ये होता है। इसलिए इसको रिएक्टिव अर्थराइटिस, और इसको जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा है जो डॉक्टर भी है, राइटर्स, उनके वजह से उनके नाम के दे के राइटर्स सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, इस तरह से इसको इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं रिएक्टिव अर्थराइटिस के, तो उनको आईज में जहां म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, श्लेष्मल कला, वहां पे अटैक हो रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि कंजक्टिवाइटिस होगा, अभिशंध, तो वो देख नहीं पाएंगे। यूरेथ्राइटिस, वो यूरिन नहीं पास कर पाएंगे। ज्वाइंट्स में हो रहा है तो अर्थराइटिस, वो चढ़ नहीं पाएंगे, उतर नहीं पाएंगे। यहाँ पे लिखा है कांट क्लाइंब ए ट्री। और इसमें इम्यून रेस्पॉन्स जो रहता है वह खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पे शिगेला, साल्मोनेला और क्लैमेडिया, ये 4-5 ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है। तो ये जेनाइटो और यूरिनरी ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट होता है, एंटेरिक होता है, आईज पे होता है। और HLA-B27 वहां पे गड़बड़ा गया, इसके वजह से होता है। कंजक्टिवाइटिस हुआ तो डिस्चार्ज होगा, एरिथमिया होगा, एरिथमा होगा, बर्निंग होगा, फोटोफोबिया, लाइट उसको बर्दाश्त नहीं होगा, जलन होगी बहुत ज्यादा। यूरेथ्राइटिस होगा तो यूरिन जो है वो कर नहीं पाएगा या ज्यादा करेगा,
अर्जेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, वहां से कुछ वाइट डिस्चार्ज भी निकलेगा। ऐसा रिएक्टिव अर्थराइटिस में देखने को मिलता है। आप लोगों ने भी अगर पेशेंट देखे हैं तो आप लोग बता सकते हैं। तो रिएक्टिव अर्थराइटिस जो रहता है, इसमें ऐसा रहता है कि यूरिनरी सिम्टम्स जो रहते हैं वो एक दिन में भी दिखते हैं या फिर बहुत हफ्तों के बाद भी दिखते हैं इन्फेक्शन होने के बाद। लो ग्रेड फीवर रहता है इन्फेक्शन की वजह से। इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा, मतलब आईज में जो कंजक्टाइवा है उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी। और मतलब एक तरह से जो अभिषेक है, आना आंखें आना जो हम बचपन में सुनते आ रहे हैं, मतलब रेडनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसी तरह से अर्थराइटिस भी होगा, जॉइंट्स में ये फैल जाता है बहुत ज्यादा, और बहुत हफ्तों के बाद ये बढ़ने लगता है बहुत ज्यादा। उसके बाद में अर्थराइटिस माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है। मतलब अर्थराइटिस जॉइंट्स में ये हो सकता है। हाथ में भी जाएगा तो वहां भी हाथ टेढ़े मेढ़े होने लगेंगे, स्किन में भी आएगा। इसी तरह से आईज में होगा इसका इन्फेक्शन, रिएक्टिव अर्थराइटिस का। तो आईज में भी तो संधियां हैं जो हम लोग पटलगत संधि बोलते हैं, या फिर बर्तम और कृष्ण मंडल की संधियां है, वहां पर भी इसका इन्फेक्शन होता है। तो आंखों में भी बहुत सारे पटल है, शुक्ल मंडल है, पटल है बहुत सारे। तो उनकी संधियों में भी इसका इन्फेक्शन जाता है, तो बर्निंग होगा, रेडनेस होगा, डिस्चार्ज होगा। फिर लो बैक पेन होगा, हील पेन होगा, हिप पेन होगा, नी पेन होगा, एंकल पेन होगा। मतलब यहाँ पे पेन भी, वायु का सारे सिम्टम भी है, पेन भी है, और इन्फ्लेमेशन भी है। स्किन लीजन्स होगा, हाथ के जो तलवे हैं, पाम्स, उसमें होगा, सोल्स में होगा, पैर के तलवों में होगा। और ऐसा लगता है कि सोरियासिस है, लेकिन सोरियासिस होता नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है। उसी तरह से इसमें स्किन लीजन्स रहते हैं। फिर मुंह में छाले पड़ना ऐसे होते हैं, छोटे या पेनलेस अल्सर जैसे हो जाएंगे। जीभ में होंगे, पेनिस है उसके ग्लैंस पेनिस में, जो पुरुषों का लिंग इंद्रिय वहां पे हो जाएगा। यूरिन का अर्जेंसी होगा, बर्निंग होगा, या यूरिन बंद हो जाएगा, इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, या फिर बार बार जाना पड़ेगा, बर्निंग बहुत होगा। और एक्लिस टेंडन पेन होगा, ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो इसमें पेनिस में पेन होना, पुरुषों का जो पेनिस है उसमें पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जेनाइटल लीजन्स हो जाते हैं, जेनाइटल एरिया में पूरा, आगे पीछे स्क्वाटम में सब जगह ना ऐसे लीजन्स हो जाते हैं, ऐसे जख्म जख्म हो जाते हैं। तो डायग्नोसिस जो होता है वो सिम्टम के हिसाब से करते हैं, और ये अलग अलग जगह सिम्टम्स आ जाते हैं। कभी बहुत टाइम के बाद सिम्टम आएंगे, कभी जल्दी आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और कंजक्टिवाइटिस जो रहता है, या फिर स्किन में टिपिकल लीजन्स होते हैं, इस तरह से देखिए कैसे अलग अलग तरह के हो रहे हैं। वो डायग्नोस नॉर्मल डॉक्टर लोगों को मालूम नहीं होता ये क्या है। तो इसके लिए हमें HLA-B27 एंटीजन का टेस्ट कराना चाहिए, यूरिन एनालिसिस करना चाहिए, और यूरिन कल्चर करके फिर चेक करना चाहिए कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से ये हुआ है, तो वो कल्चर से ही पता चलता है। तो रिएक्टिव अर्थराइटिस जो है वह कुछ हफ्तों में चला भी जाता है, लेकिन कुछ महीनों तक ये रहता है, और कभी कभी बहुत सालों तक रहता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे पाए जाते हैं कि बहुत सालों साल ये हुआ है और डायग्नोसिस भी नहीं हुआ है, ये भी हो जाता है। तो HLA-B27 एंटीजन से तो वो भी एक हमें पता चलता है क्या है क्या नहीं है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कि कभी कभी एओर्टा में जाता है, हार्ट के एओर्टा जो रहता है वहां पे इंसफिशियंसी करता है। कभी कभी हार्ट में अरिथमिया भी कर सकता है, लेकिन वो रेयर रहता है, लेकिन हो सकता है। और आंखों में यूवियाइटिस ऐसा भी हो सकता है। तो इसका ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी ऐसा पाया जाता है। ये होता क्यों है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ही आता है, STD में आता है। तो उसको हमें रोकना है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन को रोकना है। लेकिन अभी इस पे रिसर्च हो रहा है कि ये होता कैसे है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते कहाँ से हैं। छोटे बच्चों में तो रेयर रहता है, लेकिन जो युवा अवस्था है उसमें ही ये पाया जाता है। तो ऐसा प्रेज्यूम किया गया है कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट जब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ होता है, या अपनी वाइफ के साथ भी हुआ है, तो लेकिन कहीं ना कहीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो इसमें हम चिकित्सा देखते हैं तो अब इसमें बर्निंग हो रहा है ना। तो पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, दाह पाक ऐसे हो रहा है, फोड़े फोड़े आ रहे हैं, ग्लिस्टर्स आ रहे हैं।
तो इसमें पित्तानुबंध ये देखते हैं, और वायु और रक्त की दृष्टि है, तो पित्तानुबंध वात रक्त की चिकित्सा करते हैं, और रक्त का प्रसादन करने वाली चिकित्सा करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मैं चिकित्सा बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों का व्यू जानना चाहता हूँ, फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो डॉक्टर कंचन मैडम, आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? ऐसे रेयर केस होते हैं, लेकिन होते हैं। हाँ जी बोलिए। सर, बहुत रेयर होते हैं। वैसे मैंने इसका एक ही पेशेंट देखा है। जैसे आपने HIV विथ ये सिम्टम्स, तो ऐसा पेशेंट मैंने देखा हुआ है, और उसका डायग्नोसिस भी एलोपैथी ने रिएक्टिव आर्थराइटिस करके ही किया था। उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे उसके। जैसे पीठ पे ना एक हम्प टाइप भी डेवलप हुआ था। मतलब उसकी नेक की वर्टेब्राज में भी डिफॉर्मिटी स्टार्ट हुई थी। वहां पे बहुत बड़ा सा ऐसे स्वेलिंग, और उसको पेन भी होता था। और बाकी जॉइंट्स में भी थोड़ा सा डिफॉर्मिटी आना स्टार्ट हो गया था, थोड़ा सा टेढ़ा होना स्टार्ट हो गया था। उसके स्किन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, चेहरे पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम, हेयर का प्रॉब्लम, ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी उसे। और हर बार वो आने के बाद एक ही बहुत ज्यादा बड़ी कंप्लेंट करती थी कि मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, मुझे उठने में तकलीफ हो जाती है, काम करने में तकलीफ हो जाती है। पर उसके CD4 काउंट वगैरह हमने आयुर्वेद से बहुत काफी हद तक उसके नॉर्मल किए थे, उसके सिम्टम्स भी काफी हद तक नॉर्मल हुए थे। पर पूरे हद तक वो ठीक हुई या नहीं हुई ये मुझे पता नहीं है, शायद असाध्य अवस्था ही बोलेंगे हम शायद इसे बस मैनेज कर सकते हैं पेशेंट को, कि उसकी तकलीफें जो हो रही है उसको हम आयुर्वेद के हिसाब से उसको कम कर सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। उस जो जो उसमें भी आपने जैसे बोला कि वात के साथ साथ उसका पित्त का अनुबंध ही था, क्योंकि उसमें पूरे पित्त वाले ही सिम्टम्स ज्यादा थे। तो ये कफ वात और कफ वाला सिम्टम मैंने मतलब बहुत ज्यादा नहीं देखा है, मतलब एक ही पेशेंट मैंने वो देखा है। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे तीनों दोष कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होते ही है, कफ दोष भी इन्वॉल्व होता ही है यहाँ पे। पर उसमें पित्त वाले सिम्टम्स बहुत ज्यादा थे और वायु वाले सिम्टम्स बहुत ज्यादा थे। तो ये बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। और शायद ऐसे पेशेंट इनिशियल फेज में आते हैं, तो हम लोग कैसे है ना कि जैसे वात रक्त के सिम्टम्स देख रहे हैं तो हम वात रक्त की तरफ उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर जैसे आम वात वाले सिम्टम दिख रहे हैं तो हम आम वात की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। पर फायदा जरूर होता है, पर इसे डायग्नोसिस जैसे आप बोल रहे हो तो कि रिएक्टिव आर्थराइटिस ही है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट शायद मुझे लगता है कि निग्लेक्ट भी हो जाते हैं कि उसको प्रॉपर एक तो रूमेटोलॉजिस्ट या फिर को जो भी उसका डायग्नोसिस कर पाता होगा, वो शायद एलोपैथी के हिसाब से वो रिएक्टिव आर्थराइटिस करके करेगा। पर मुझे लगता है कि नॉर्मल डॉक्टर्स के पास अगर ये पेशेंट जाते हैं तो इसको प्रॉपर डायग्नोसिस वहां पे मिलता नहीं है। पर हमारे आयुर्वेद में जितनी भी अनुक्त व्याधियां हम जैसे बोलते हैं कि ये आयुर्वेद में वर्णित नहीं है, पर हम उसे हमारी आयुर्वेद की तरह ही ट्रीट करें, जैसे उसके हेतु सब देखे, और उसमें कौन से दोषों का इन्वॉल्वमेंट है वो देखे, उसके लक्षण कैसे हैं, उस हिसाब से हमें ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि इतनी सारी अनुक्त व्याधियां हैं और जो कि मतलब हमारे आयुर्वेद में वर्णित नहीं है, पर हम हेतु सेवन जो हो रहा है उसके आधार पे और दोषों के आधार पे हम बहुत सारी जो भी नई डिसीजेस हमें आगे भी आने वाली है, जैसे कि अभी कोविड आया था, ये हमने नहीं देखा है, हमने हमारे शास्त्रों में नहीं वर्णित किया है, पर हेतु कैसे है, उनके दोष कैसे इन्वॉल्वमेंट है, ये हमारे शास्त्र में जरूर लिखा है। तो हमें उसी तरीके से व्याधि को ट्रीट करना चाहिए। जी सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने। तो हमें दोष देखने हैं, दुष्य देखना है, दुष्य में सात धातु देखना है, उसके बाद में हेतु देखना है। तो ये ज्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंडर में आता है। वो भी देखना है कि किस तरह से उसका सेक्सुअल कांटेक्ट बढ़ रहा है, वो किस मतलब ये चीजें हमें पूछना है, क्योंकि वो हेतु मिलता है हमें। तो इसमें हम पित्तानुबंधी वात रक्त केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल जॉइंट्स में हो गया है। ये हमें सोचना चाहिए कि यह पूरा शरीर में फैल गया है। वात रक्त जो उत्तान और गंभीर है वो केवल संधियों तक नहीं है, संधि तक है। या अर्थराइटिस लिखा है तो मतलब वातरक्त है, अर्थराइटिस है, लेकिन इसका असर जो है वायु और रक्त आवरण जन्य संप्राप्ति आंखों तक चला गया है, और फिर वो स्किन में भी चला गया है, ऐसा भी हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जलन हो रही है, रेडनेस हो रहा है, कुछ डिस्चार्ज आ रहा है आंखों से, ये हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम वातरक की अगर चिकित्सा देखते हैं उससे मैच होते हुए, क्योंकि आयुर्वेद में तो तीन दोष है, वात पित्त कफ, सात धातु है, तीन मल है, मूत्र पुरुष और श्वेत।
उसको हम बैलेंस करेंगे और वहां पे उन धातुओं की अग्नि को अच्छा करेंगे और उनपे काम करने वाले व्याधि प्रतिनिधि दवाइयां हैं वो देंगे। तो हमारी जो दवाइयां ही हैं, जैसे गुडुची है, गुरुच, वो खुद ही इतना पावरफुल एंटीबायोटिक है कि वो क्लैमिडिया इन्फेक्शन हुआ या फिर शिगेला है, उन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा और अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना देगा। तो इसीलिए अमृतोत्तरम कषायम इसमें अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बला गुडुच्ची आदि कषायम देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसा मैं जो भी बता रहा हूँ मेरे आदरणीय सर से मैंने सीखा हुआ है, उन्होंने हमें सिखाया है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को भी वही चीजें बता रहा हूँ। तो जो चीजों का फायदा होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो अमृतोत्तरम कषायम देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है, ये सहस्त्र योगम का पार्ट है। बलागुडुच्चादि कषायम है, ये भी सहस्त्र योगम का पार्ट है। फिर पंच अमृता कषायम, ये या फिर पंच निम्बादि कषायम या पंच तिक्त घृत गुगुल। जो पंच तिक्त होते हैं ना, वासा है, नीम है, गुडुची है, फिर कंटकारी है, और एक और है, पांच चीजें जो रहती हैं, किरात तिक्त है, हाँ। तो ये पांच चीजें जो है, इनका जो पंच तिक्त घृत गुगुल वो भी फायदा करेगा, और इनका पंच निम्बादी कषाय ये भी बहुत अच्छा फायदा करेगा। इस तरह से कोकिलाक्ष कषाय, वात्रक अगर हम देख रहे हैं तो ये जो वात्रक में कोकिलाक्ष, मीठा सुरांजन, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से इसमें हम लोग ज्वर अगर आ रहा है तो सुदर्शन चूर्ण, पंचसम चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। गुडुची का चूर्ण, वो मैं केवल नाम बता रहा हूँ, लेकिन डोज हमें अग्नि के हिसाब से देख के देना है। फिर षडधरण चूर्ण, जो वायु को भी निकालेगा और पोस्ट आमाशयगत वात को भी निकालेगा और वायु का अनुलोमन करेगा अच्छे से। इसलिए षडधरण चूर्ण गर्म पानी के साथ सुबह और शाम देना चाहिए, आधा आधा चम्मच। गुडुची चूर्ण आधा आधा चम्मच सुबह शाम देना चाहिए, 5-5 ग्राम की मात्रा में। पंचसम चूर्ण जो है वो शारंगर संहिता में जो बोला है, वह आधा आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ देना चाहिए। और सुदर्शन चूर्ण जो है वह भी हम आधा आधा चम्मच 5-5 ग्राम सुबह शाम दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ इम्यूनिटी को अच्छा करना है हमें, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया है, लेकिन दुष्ट जो है हमारा दुष्य वो ज्यादा खराब ना हो, तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए शिवा गुलिका, ये अगर हम एक एक गोली दें या आधा आधा गोली भी देना शिवा गुलिका, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से यहाँ पे हमें वो जो बॉडी में हीट बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, मतलब बैलेंस करना है, इसलिए गोक्षुर आदि गुगुल देना है। और वात्रक में कैशोर गुगुल देते हैं जिसमें गुडुची होता है, तो कैशोर गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। अमृतादि गुगुल में भी गुडुची होता है, तो अमृतादि गुगुल, अमृता मतलब गुडुची। उसी तरह से सुदर्शन महाघनवटी दे सकते हैं, षडधरण गोली दे सकते हैं। गुडुची सत्व जो है, असल गुडुची सत्व जो मिलता है, वह अगर दे तो बहुत अच्छा ये फायदा करता है। जैसे चंद्र प्रभावटी बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर और हम लोग तिक्तक घृत, मतलब जब हम आमावस्था निकल जाए तब हमें स्नेहन करना है, क्योंकि अर्थराइटिस है तो वायु की वजह से पेन हो रहा होता है, तो इसलिए तिक्तक घृत और तिक्तक क्षीर बस्ती बहुत अच्छा काम करेगा। महातिक्तक घृत अच्छा काम करेगा। इंदुकांत घृत अच्छा काम करेगा। षडफल घृत अच्छा काम करेगा। डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं अर्थराइटिस से, तो षडफल घृत जो राजयक्ष्मा में बताया वो बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से कुछ अग्नि को और अच्छा करना है तो आसवरिश देते हैं, तो हम लोग अमृतारिष्ट, पुनर्नवारिष्ट देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मैं केवल एक सामान्य चिकित्सा बता रहा हूँ, ये दे सकते हैं, बाकी तो दोष दुष्य समूर्छना क्या हुई है उस हिसाब से हम चिकित्सा में कुछ ऐड या कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह से चंद्रकला रस, रक्त का प्रसादन करना है तो चंद्रकला रस दे सकते हैं। स्वर्णमाक्षिक भस्म दे सकते हैं जो रक्त का अच्छा प्रसादन करे। इस तरह से ताप्यादि लौह दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से अगर आमवात जैसे सिम्टम है और रिएक्टिव अर्थराइटिस से डायग्नोसिस हुआ है, तो हम आमवात की चिकित्सा करें तो वहां पे लंघन करें, ठीक है। और लंघन करने के बाद उसमें स्वेदन करें तो वालुका स्वेद करें, आम वातरी रस दे। उसी तरह से महावात विध्वंसक दे, वात गजांकुश रस दे, समीर गज केसरी रस दे, और महालक्ष्मी विलास रस दे, वो इम्यूनिटी को अच्छा कर देता है, पूरे शरीर के जितना भी इम्यूनिटी है वो अच्छा कर देता है महालक्ष्मी विलास रस। इसी तरह से इसमें हम लोग अभ्यंग अगर देना चाहें, अगर आमवात नहीं है और अर्थराइटिस है, संधिवात जैसे सिम्टम है, तो इसमें हम बला गुडुच्यादि तेल, अमृतादि तेल, मधु यष्टि तेल का मात्रा बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। चंदन बला लाक्षादि तेल का मात्रा बस्ती अच्छा काम करता है। फिर वेदना को कम करना है तो नारायण तेल बहुत अच्छा काम करता है।
मुरीवेणा तेल से अभ्यंग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पिंड तेल बहुत अच्छा काम करता है। फिर विरेचन देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है। तो पित्त की सबसे अच्छी चिकित्सा क्या है? तो विरेचन। रक्त दुष्टि है, पित्त दुष्टि है, तो इसलिए विरेचन कराएं तो कल्याणक गुड़ दें, एरंड तेल दें, या फिर निम्बादी एरंड तेल दें, तो वो अच्छे से विरेचन करेगा, पित्त निकलेगा और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इसी तरह से निरामावस्थी में, निरामावस्था है तभी हमें बस्ती देना है। उसी तरह से फिर जब ये पेशेंट ठीक होने लगा, पेन कम होने लगा, तो हम कुछ रसायन देते हैं कि पूरे बॉडी में ताकत आए। तो शिलाजीत को दूध के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बोलिए, फिर मैं बताता हूँ और कुछ। आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर महेंद्र सर हैं? नहीं है। तो जितेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? उड़ीसा के डॉक्टर। प्रणाम सर। हाँ सर, बताइए प्लीज। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए। सर आज जो आज तो बहुत सारे सुंदर सारे आपने पढ़ाया जो रिएक्टिव आर्थराइटिस, हमको पहले तो मालूम नहीं था, लेकिन सर इससे पूर्व 2 3 कि 4 महीना पहले एक पेशेंट आया था जो उनको इस प्रकार सिंड्रोम मुझे लगता था वो ही था। उनका एक आंखों में उबियाइटिस हुआ था, आपने कंजक्टिवाइटिस बोला, उबियाइटिस था। और उनका जो मल्टीपल जॉइंट्स है वो भी इन्वॉल्वमेंट था, उनमें पेन और स्वेलिंग था। और इसके साथ साथ उनका जो तो माउथ में उनका भी तो अल्सर था। और वो उनका जो जेनिटालिया में थोड़ा भी अल्सर था। और उनका गले में थोड़ा का सेंसेशन हो रहा था। मैंने उसे भी दिखा, इस तरह आज पढ़े आपने वही हुई प्रॉब्लम उनमें था। उनका भी ये शायद ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन जो सीआरपी था वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था शायद। तो उनमें तो रिएक्टिव आर्थराइटिस नहीं, उन्हें सिर्फ आर्थराइटिस लेके छोड़ दिया था। तो जब मेरे पास आया तो हम उसको जो आज आपने बताया उनमें से हमें उसे कैसर गूगल दिया था, और वो जो अमृतादी गूगल भी दिया था। वहाँ उनका उनका जो बैक साइड ही में थोड़ा सा जलन भी हो रहा था, उनका पित्त का इन्वॉल्वमेंट था। और वो उसके साथ रात के सोने से पहले उनको खाने के लिए तो दिया था जो जो मेडिसिन दिया था, आरोग्य वर्धन दिया था। वो तो उसके साथ गुरुचि सत्व भी उनको दिया था। वो तो 2 महीने के बाद जब आया उनका 60-70% ठीक हुआ था। और उनका आंखों का जो प्रॉब्लम था उबियाइटिस वो भी थोड़ा भी अच्छा हुआ था, उनको दिखाई नहीं देता था। एक दाहिने साइड का जो आंखों में राइट आई में वो भी ठीक हुआ था। लेकिन वो पेशेंट अब 3 महीने के बाद और मेरे पास अब तक नहीं आया सर। मुझे शायद लगता है वही वही प्रॉब्लम था सर। ये मैंने इतना ही सर बोलूंगा सर। लेकिन आज मुझे भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला, ये रिएक्टिव आर्थराइटिस शायद था या जोग्रेन सिंड्रोम था, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे आज मालूम होता है ये रिएक्टिव आर्थराइटिस था सर। थैंक यू सर। हाँ, तो क्या है ना, आप लोग जब ऐसे केसेस देखेंगे तो आप लोग को ना मतलब समझेंगे। तो जब पेशेंट आएंगे तो दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ऐसा ही होता है। फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर होगा कि हाँ अब हम इसको वात्रक पित्तानुबंधी, क्योंकि आपको वात पित्त कब देखना है, वात के सिम्टम लिखना है कि कौन से स्थूल है, रुक्षता है, क्या है, और पित्त के सिम्टम क्या है वो देखना है। इस तरह से आप जब डायग्नोसिस करेंगे तो आप लोग ना चिकित्सा की तरफ एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब हम कर सकते हैं, है ना। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। यस सर, यस सर। बोलिए सर। सर आज सुबह मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्टली यही पेशेंट आया है। अच्छा। और खास बात यह है कि जो आप एसटीडी की बात कर रहे हो, तो एक्चुअल में क्या है कि मैं ये बात कर नहीं पाया, फीमेल केस था, लगभग 55 ईयर्स। हाँ। और 2 साल से उसको ये प्रॉब्लम है। हाँ। तो ये एसटीडी को हम कैसे इससे मतलब कनेक्ट कर सकते नहीं, हो सकता है कि वो अच्छी हो लेकिन उनके हस्बैंड कहीं और जाके लेके आए। हैं? तो नहीं ये सर, हम ऐसे डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते। कभी कभी जी ये तो हाँ, थोड़ा हाँ। वही गैप आ गया मेरे इस बात में। हाँ,
तो अभी मैंने तो उनका दीपन पाचन ही शुरू किया है, और आगे की लगभग जो आप दवाई बता रहे हैं यही मेरी प्लानिंग थी। हाँ, तो तो ये ठीक होते हैं, पेशेंट ठीक मैं होते हैं। तो हमें क्या है, पित्त को निकालना है, वायु का शमन करना है और श्लेष्मा को बनाना है। कल सर सुबह में आपको फोटो शेयर करूंगा उस पेशेंट की। कल हाँ मेरे 15 दिन के लिए वो डे केयर में है। हाँ तो मैं आपको उसको, मतलब अपन इसको एक रिसर्च केस ही ले लें, बहुत बढ़िया केस है मेरे पास, बिल्कुल हाँ ऑन अर्जेंट। जी सर। लेकिन ऐसे पेशेंट आए तो अपने आयुर्वेद वालों को तो मालूम ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए। ये बहुत हाँ। बड़ी बात होती है, मालूम ही नहीं होता क्या करें। अब तो हम्म रिएक्टिव अर्थराइटिस है, इसको हम क्या सोचे क्या समझे, वो ऐसे घबराहट हम्म। होती है। इसलिए ऐसे चीजों पे बात होनी चाहिए डिटेल में। नहीं नहीं सर, अपन घबराने कोई मसला है, मैंने तो चैलेंजिंग केस लिया है, मैंने कहा वी विल क्योर यू। हाँ, आप तो मतलब आप एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। नए बच्चे जो है वो घबरा जाते हैं। हाँ ये ठीक है, एग्जैक्टली। अभी जैसे यूरेथ्राइटिस है, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन है, तो हम गोक्षुरादि गोकुल चंद्रप्रभा दे देंगे। तो सर ये अपने पास ऑन स्पॉट ये केस अवेलेबल है, तो क्यों हाँ नहीं इसको अपन 15 दिन पूरा इसका डेली वो एनालिसिस करें। हाँ, करिए, बहुत अच्छा, तो सबको उसमें बताइए। आपकी हेल्प की जरूरत होगी। हाँ, तो और इसमें आपको दीपन पाचन अनुलोमन ये हमारा मेन है। पहले अग्नि बढ़ाना है, लेकिन कटु रस नहीं देना है, थोड़ा तिक्त देना है। और या लवण रस ऐसे दे, मतलब लवण भास्कर चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, दाढ़ी माष्टक चूर्ण ऐसे दे, लंघन करें, थोड़ा अग्नि बढ़ाना चाहिए। उसके जी जी। बाद या षडधरण चूर्ण दे दें। हम्म। फिर गुरुचि सत्व दे, सुचेकर रस दे, प्रवाल पंचामृत दे। मतलब ऐसा कटु ना दे, चित्रकादि होती, लशुनादि होती कि उसका और बर्निंग बढ़ जाए, ऐसा नहीं देना है हमें। जी जी जी। और फिर क्या करना है कि हम इसमें दीपन पाचन करके फिर विरेचन दे दे इनको। अगर आमवा जैसे सिम्टम है तो सिंहनाथ गुगुल दे दें, आमवा तरी रस दे दें, है हम्म। ना? महायुगरज वो गुगुल, रोदशांग गुगुल। आम बात के सिम्टम मैंने काफी ट्राई करी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि नहीं मेरा ऐसा पेन नहीं होता है। ठीक है, फिर उनको अब ये आमवात नहीं है तो वातरक्त, क्योंकि बर्निंग हो रहा है, तो पित्तानुबंधी वातरक्त। तो इसमें आप तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिएगा बाद में। पहले आप जी। ये कैशोर गुगुल, अमृता गुगुल, हम्म। ठीक है सर, विरेचन। कल मैं को फिर वापस री एग्जामिन करूंगा। वो तो हाँ डेली 15 दिन के लिए है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं हाँ, लेकिन ये एसटीडी के अंडर में आता है ज्यादातर, ज्यादातर। है। हाँ ये एग्जैक्ट कॉज तो एलोपैथी के डॉक्टर्स को भी अभी तक नहीं पता चला ये होता क्यों है। हाँ उन्होंने एक assume किया है। हाँ हाँ, तो मैंने सर इसीलिए आपको एसटीडी के बारे में बताया कि मतलब ऐसी, मतलब बहुत रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है, हाँ इसलिए मैंने इस चीज को हाँ। आपको और हाईलाइट किया। इसमें हम और भी अच्छा काम कर सकते हैं। अगर स्किन पे लीजन्स हैं तो पंचतिक्त घृत गुगुल, आरोग्यवर्धिनी बट्टी, गंधक रसायन। गंधक रसायन बहुत अच्छा काम करेगा इसमें। सर हाँ, अनुपान अच्छा होना चाहिए, जैसे खदीरा रिष्ट दे दिया, हाँ, अमृता रिष्ट दे दिया, मतलब अनुपान महामंजिष्ठादि क्वाथ दे दिया। जी सर, कल मैं आपकी फोटो शेयर करूंगा आपको, और हाँ, फिर एक बार दोबारा डिस्कस करते ठीक। हैं। चलिए थैंक यू सर। हाँ, देखिए पेशेंट भी मिल गए यहाँ पे। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मुनमुन जी, वीना मैम कुछ बोलना चाहें बोल सकती हैं। हरिहर सर कुछ बोलना चाहे बोल सकते हैं। जो आपको समझाओ वो बोलिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट देखें तभी बोले, आपको जो समझाए वो बोलिए। बोलिए बोलिए, अभी सोच रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर गौतम सर, आप कल पेशेंट को लेके आ सकते हैं या फोटो भेज सकते हैं ग्रुप में, तो भेजिए। हाँ ये सर, फोटो भी शेयर करूंगा, और आप कहो तो मैं आज अगर 9। रात को 9 बजे लाना चाहें तो रात को 9 बजे ला दीजिए। ये सर आई विल मैनेज। हाँ, तो थोड़ा लोगों को थोड़ा समझेगा ना, अपने लोगों को मजा हाँ आएगा। बिल्कुल 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 सर। क्योंकि हाँ वो मेरे खास सर मेरे मित्र हैं प्रणाम डॉक्टर। सर गौतम सर। जी सर, जी सर। सर रात को 9 बजे पॉसिबल हो तो सर लाइए ना, हम नया पेशेंट को देखेंगे, थोड़ा समझ सकेंगे सर। यस सर, कल 9 बजे बिल्कुल कंफर्म, श्योर। कल, आज ठीक है सर। आज नहीं हो सकता? अब सर उनको पता नहीं ना, एक्चुअल में मैं फोन करूंगा, फिर वो कैसे हाँ मोबाइल मैनेज करते हैं, वो प्रॉब्लम आएगी। हाँ हाँ जी, ठीक है। हाँ जी हाँ। सर आज बिल्कुल एक नया व्याधि के बारे में हमको जानने को मिला सर, बहुत अच्छा सर लगता है। हाँ,
मेरा हमारा सर मैं कल शेयर कॉन्फिडेंस भी करूंगा बढ़ता सर है मैं। ट्रीटमेंट करने में सर। हाँ, और ना गौतम सर ठीक कर देंगे तो एक केस स्टडी हो जाएगा कि आयुर्वेद में available है, तो फिर और मजा आएगा। बहुत अच्छा होगा सर। ठीक तो सर आपके डायरेक्शन में ठीक है। होगा। हाँ जी सर। जी सर। और वीना मैडम कुछ बोलना थैंक चाहती यू हैं? सर। सर बोलूं क्या मैं? हाँ बोलिए। सर मैंने ये रिएक्टिव आर्थराइटिस का एक पेशेंट देखा है। हमारे विश्वास जी, डॉक्टर विश्वास जी के पास से वो डायग्नोस करके ही आया था। उन्होंने एलोपैथी दिया था। और तब मुझे ज्यादा आपने या उन्होंने भी मुझे समझाया था कि क्या होता है एलोपैथी में। तो एलोपैथी के साथ उन्होंने जो दिया था, एंटीबायोटिक नहीं था मगर स्टेरॉइड भी उन्होंने दिया था। तो उसके साथ कुछ आयुर्वेदिक दे सकती हो क्या, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो मैंने उसका डायग्नोसिस वातरक्ता ऐसा ही करके मैंने उसको वातरक्ता जैसी ट्रीटमेंट दी। उनको 32 साल की फीमेल थी। तो उसके पेट में इन्फेक्शन हुआ था, यानी उसको अतिसार ही था। और एक आंख उसकी, एक ही आंख, लेफ्ट आंख उसकी लाल हो गई थी बहुत। और उसके सोल में, पाम में रेडी रेडी बहुत स्किन डिसीज जैसा था। स्किन डिसीज यानी बहुत लाल पुरड़ आया था पाँव के तलवे पे और सोल के ऊपर। तो मैंने वातरक्ता ऐसा उसका डायग्नोसिस कर दिया। मगर उसके जॉइंट में, घुटने में, एंकल जॉइंट में, एल्बो में सूजन थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये वातरक्ता इसका डायग्नोसिस करूं या इसका आमवात ऐसा डायग्नोसिस करूं। तो मैंने कैशर गुगुल पहले चलाया और उसके साथ में, कैशर गुगुल के साथ मैंने तिक्त द्रव्य ज्यादा यूज किए। तिक्तम दीपनानी लघुनी चाहिए, आमवात का जो सूत्र है लंघन दे दिया मैंने 1-2 दिन उसको। उसके बाद अभिपत्तिकर मैं दे रही थी उसको, क्योंकि जलन और आग उसको ज्यादा हो रही थी। तो उसके बाद में मैंने थोड़े दिन उसको गंधक रसायन भी दे दिया, मगर गंधक रसायन से उसके पाँव का थोड़ा आराम हो गया, मगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तब। उसके बाद में जॉइंट को जो सूजन थी, तो उसको मैंने निर्गुडी पत्र, एरंड तेल डाल के क्या करते हैं, गरम करते हैं। तो मैं एरंड तेल डाल के वो निर्गुड़ी पत्र गरम किया और उसका पोटली स्वेद लेने को उनको बोला। और सिर्फ वो जो सूजन थी उसके ऊपर ही, और उसको संचारी वेदना ज्यादा थी। आज एक जगह बता रही थी दुखता है, दूसरे बाद दूसरी जगह बोल देती थी। और जॉइंट में तो थी ही सूजन। उसके बाद मैंने उसको अमृता गुगुल, केशर गुगुल चलाया और विश्वा और अमृता का काढ़ा मैं हमेशा उसको देती रही। और एरंड तेल रात में 2 चम्मच एरंड तेल, क्योंकि विरेचन होना चाहिए। डायग्नोसिस तो मुझे कुछ नहीं आ रहा था, आमवात है या वातरक्त है, मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी। मगर 6 महीने के बाद उसको बिल्कुल आराम हो गया। ताप्यादी लोह दिया था। ताप्यादी लोह के साथ मैंने पंचामृत, प्रवाल पंचामृत उसके साथ दिया था और अमृता सत्व, ऐसे पुड़िया बना के उसको देती थी। और बाद में उसको मैंने तिक्त क्षीर बस्ती दे दिया। पहले मैंने चंदन वाला लाक्षादी तेल का मात्रा, मैं बहुत अलग अलग बदल बदल करती रही। और पेशेंट भी स्थिर रही थी मेरे पास, क्योंकि एलोपैथी करके ही आई थी वो। तो उन्होंने 6 महीने तक दवा खाई। और मैंने तिक्त क्षीर बस्ती लास्ट में उसको शुरू कर दी। और तिक्त क्षीर बस्ती भी 4 महीने उन्होंने ले लिया।
और अब बहुत आराम है सर उसको। जी। तो मतलब आपने दोष दृश्य समूर्छना को भंग किया और फिर वो ठीक होते गए, है सर। ना? हाँ, हाँ। तो हमेशा जब भी हमें रसायन देना है, बृहण देना है, बल्य दवाइयां देनी है, ऐसे केसेस में। मगर ना हाँ, लेबल लगाने को नहीं आता अभी भी, कि ये अमुक अमुक हुआ इसका, कोई बात ऐसा नहीं, नहीं आता। कोई बात नहीं। आपके पास कैसे भी पेशेंट है, आप उनको ठीक करिए। अल्टीमेट गोल हमारा है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। हाँ। हाँ। तो अगर वो डायग्नोसिस लेके आते हैं तो रिएक्टिव अर्थराइटिस, तो आपको दिमाग में रहेगा राइटर सिंड्रोम है, तो इस तरह से हमें सोचना है। बात पित्तानुबंधी बात रख, ऐसा करके देखना है। उसमें और जो है बात के सिम्टम, पित्त के सिम्टम, वो कम करते जाना है मेडिसिन से। उतना तो हमें आता है, उतना कर सकते हैं। तो बृहण और रसायन चिकित्सा है वो निरामावस्था में ही करना है, स्टार्टिंग में नहीं देना है कि पहले ही पेशेंट है और उसको हम शिलाजीत रसायन खिलाने लगे, पहले पेशेंट है उसको हम च्यवनप्राश खिलाने लगे। ऐसा नहीं करना है, पहले स्टेप बाय स्टेप जाना है हमें। दीपन, पाचन, अनुलोमन। और जो दोष के सिम्टम ज्यादा दिख रहे हैं, पित्त वाले दिख रहे हैं, बर्निंग वगैरह हो रहा है, लालिमा, दाह, पाक, ये सब हो रहा है, तो पित्त को कम करना है, तो विरेचन दे देना है। अगर वात के सिम्टम दिख रहे हैं, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम रुक्षता बहुत ज्यादा है, तो हमें वात वाला देना है। फिर बाद में श्लेषा कफ कम है, वहां पे ज्वाइंट में ज्वाइंट टकरा रहे हैं, तो कफ बढ़ाने वाली दवाइयां जैसे बस्ती देना है हमें, घृत देना है, तो वो कफ को प्राकृत कर देते हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो सब ठीक हो जाते हैं। फिर बाद में हमें इम्यूनिटी पे काम करना है, तो रसायन देना है। शिवागुलिका दे दीजिए। या सिम्टम है यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन है, वो पूरा यूरेथ्रा पूरा ऐसे सूजा हुआ है, तो हम गोक्षुरादि गुगुल, चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवा गुगुल, वरुण आदि क्वाथ, तृण पंचमूल क्वाथ, जो सिम्टम कंजक्टिवाइटिस है तो सूक्ष्म त्रिफला, और त्रिफला गुगुल दे दिया, कैशोर गुगुल दे दिया, पंचतिकृत गुगुल दे दिया, जीवने गण का औषधि दे दिया, ये कंजक्टिवाइटिस में। अर्थराइटिस है तो महायुग्र गुगुल, त्रयोदशा गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, महावाद विध्वंसक, बृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि। मतलब जो सिम्टम है उस हिसाब से हमें व्याधि प्रतिनिक भी करना है और दोषों को भी ठीक करते जाना है। बराबर है ना? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलिए मुझे कि क्या गलत है। चलिए, महाजन सर कुछ बोलना चाहते हैं? हरीश बत्रा जी कुछ बोलना है, बोलिए। जागीर सिंह जी, कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं, इसमें कुछ और ऐड करना चाहती हैं? अकील अहमद जी कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। लेकिन वैद्य लोग को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप चिकित्सा कर रहे हैं। पेशेंट कब हमारे पे ट्रस्ट करता है कि आपके पास उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ सारे चैलेंजिंग केसेस ले लीजिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमारे सर ये बोलते हैं कि कुछ हम बुक से सीखते हैं, कुछ हम टीचर से सीखते हैं, कुछ हम सीनियर से सीखते हैं, कुछ हम पेशेंट से सीखते हैं, मतलब कुछ रिलेटिव से सीखते हैं, और कुछ जैसे संभाषा हो रही है वहां पे सीखते हैं। हर तरह से हमें सीखना है ना? चलिए, आप लोग और कुछ बोलना है बोल सकते हैं। जी सर, आपने हाँ। बिल्कुल सही कहा सर। और वीना मैम जैसे बोल रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं ऐसे केसेस में क्या करती हूँ कि जैसे मुझे अगर डिसीज समझ में भी नहीं आ रहा है, कि मुझे कोई डायग्नोसिस पता नहीं है इसका, तो मैं बस उसके हेतु और उसके दोष कौन से इन्वॉल्व है, मतलब वो धातु कौन से इन्वॉल्व है, इस हिसाब से ही मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ और मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। पर अगर हाँ हमारे रिजल्ट भी आ रहा है और पथ्य पालन अच्छे से कर रहा है तो पेशेंट में 100% रिजल्ट दिखता है। पर अगर पेशेंट पथ्य पालन अच्छे से नहीं कर रहा है तो हमें रिजल्ट भी नहीं दिखता है। या फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमने बहुत सारा सोचा समझा और हमने प्रिस्क्रिप्शन बना दिया, पर ऐसे भी होता है कि उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर हम नेक्स्ट 15 डेज में या 7 डेज में फिर उसके कुछ न कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाती है। और जैसे अभी अभी हमारे पास पेशेंट अगर आता है, हमें लग रहा है वात रक्त के सिम्टम्स है, तो हमें एकदम से तुरंत ही, ऐसे जरूरी नहीं है ना कि उसके रिपोर्ट्स कराए फिर वो यूरिक एसिड दिखेगा हमें तो ही हमें ट्रीट करना है। क्योंकि ऐसे बहुत बार मैंने देखा है कि यूरिक एसिड नॉर्मल रहता है, फिर भी उसकी पूर्व रूपा अवस्था में अगर वो व्याधि है तो हमें सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक एक पेशेंट तो ऐसा था कि
हार्डली उसका यूरिक एसिड 5.7 था और उसको सब वात रक्त के सिम्टम थे। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए वहां पे कि हमें वात रक्त की ट्रीटमेंट नहीं करनी है, तो बल्कि हमने जो दोष हमने देखे हैं, हमने दोष जहाँ पे इन्वॉल्व, कितने दोष इन्वॉल्व हुए हैं, उसे देख के ही ट्रीट करना है। तो ही हम शायद इनिशियल फेज में आया हुआ पेशेंट हम ठीक कर सकते हैं। और जब हमारे पास, जैसे अभी एक सर ने बोला कि मुझे पता नहीं है कि HIV है या नहीं है, तो हाँ, हमने आपने अगर सोच समझ के बिल्कुल ऐसे ही मेडिसिन स्टार्ट करनी है, आप मेडिसिन स्टार्ट करो। थोड़ा सा पेशेंट का एक जो एक हम बोलेंगे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल या फिर उसका ट्रस्ट हम डेवलप कर लेना हमारे प्रति, तो भी हम फिर नेक्स्ट मंथ में उसको अगर HIV की टेस्ट भी लिख के देगी तो हम वो पेशेंट कर लेगा। तो हमें ऐसे थोड़ा ऑटो इम्यून वाली टेस्ट लिख के दे, अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो, क्योंकि ये टेस्ट सब महंगी होती है और हर पेशेंट नहीं कर पाता है। तो बहुत बार हमें ऐसे भी करना पड़ता है, कोई कोई पेशेंट मेरे पास इतना पुअर होता है कि मैं उसके लिए बाकी बड़ी बड़ी टेस्ट सोच भी नहीं सकती हूँ। बस उसको मुझे रिजल्ट देना होता है। मैंने अगर सोचा है नहीं वात रक्त है या फिर आम वात है, तो मैं उसको उसी टाइप से ट्रीट करना स्टार्ट कर देती हूँ और वो पेशेंट अच्छे से नॉर्मल होता है। और बिल्कुल फॉलो, सबसे पहले तो मैं एक ही काम करती हूँ कि उसका जो खाना पीना उसका सब चेंज कर देती हूँ, भले ही उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़े। क्योंकि हम नहीं रहेंगे स्ट्रिक्ट तो पेशेंट फॉलो भी नहीं करता है इतने अच्छे से, और इतना अच्छा रिजल्ट भी आता नहीं है। फिर रिजल्ट नहीं आएगा, पेशेंट हमें छोड़ के भाग भी जाता है। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने मैम, थैंक यू आपका। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मनीषा मैडम, आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट रिएक्टिव अर्थराइटिस के? अगर कुछ देखे हैं तो आप बता सकती हैं मनीषा मैडम। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सर मैं सकते अभी ज्वाइन की हूँ, मैं थोड़ा सा 5 मिनट में हैं? ठीक है। जितेंद्र कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं? अभय सर, हाँ बोलिए। सर मैंने आज भी थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए, आवाज नहीं आ रही आपकी जितेंद्र जी। सर, हाँ सर। सर आज तो मैंने आपसे सुना सर, और वो भी सीखा सर, ये रिएक्टिव आर्थराइटिस क्या होता है, कि कंजक्टिवाइटिस, यूरेथ्राइटिस, और सब वो सब जब आएंगे तो हम इसे गेस कर सकते हैं। जो रेस्पेक्टेड कांचन मैडम ने भी बताया कि हम उसको, कि बिना मैडम ने कि दो सदस्य देख के भी, पहले टेस्ट बिना करते हुए भी हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे रिजल्ट आने के लिए। जब ज्यादा डाउट होगा तो हम उसका भी क्या क्या चाहिए टेस्ट करने को भी भेज सकते हैं सर। और बहुत सारे अच्छा आज मिला मुझे। और मैंने जो पेशेंट दिखा था वो मुझे आज ही मालूम होता है वो रिएक्टिव आर्थराइटिस था। उनको कंजक्टिवाइटिस के जगह में उनका एंटीरियर उवेटिस था। और सब मिलते जुलते हैं जो आज आपने पढ़ाया रिएक्टिव आर्थराइटिस में। जो भी कंचन मैडम ने बताया कि उनका जो खान पान है, उनका जो दिनचर्या है, वो सब भी ठीक करना है। सर एक श्लोक याद आता है सर, बोलू सर? हाँ बोलिए बोलिए सर। पथै सति गदार्थस्य किम औषधम निसेवनै, पथै असति गदार्थस्य किम औषधम निसेवनै। जब रोगी जब पथ्य में रहे तो उनका औषध भी बिना सेवन से भी, ऐसा कहा जाता है, भी वो भी ठीक हो सकता है उनका दिनचर्या। जब जितना भी औषध सेवन करके जो अपथ्य में रहेंगे, उनका भी कभी भी रोग ठीक नहीं होगा सर। ऐसा ही मुझे ये जो आप भी आज बताया, जो आपने, जे सर ने आपको बताया था, आपकी गुरु ने, कि सबसे हमको भी सीखने को मिलता है। तो इसलिए तो आचार्य चरक ने भी बोला है उनका ग्रंथ में कि औषध नाम रूपाभ्यां जानन्ति अजपा वने अभिपाश्चैव गोपाश्च ये चाने वनवासिन। जो अच्छा वैद्य होने के लिए हमको सबसे भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा सर। तो ऐसी बात में सर एंड करती हूँ। थैंक यू सर, आपने चांस दिया कुछ बोलने के लिए सर। और जो पत्ते पत्ते वाला जो आपने श्लोक है ना, वो पेपर पे लिख के और फिर उसका एक फोटो खींच के, सर 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 हाँ, जरूर सर। उससे क्या होगा, सर लोगों ठीक है को याद हो जाएगा। तो आप एक एक श्लोक रोज दे रहे हैं ना, तो लोगों को अच्छा रहेगा, काम आएगा। सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू आप सभी लोग का, 1 घंटा होने वाला है। तो अब हम रात को 9 बजे मिलेंगे।
जो भी अपने पेशेंट लेके आना चाहते हैं आप लोग पेशेंट ला सकते हैं। आप सभी लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा, कल्याण होगा सभी लोग का। अब हम 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।